हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है DET-BTC के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CTET और उसी के साथ में अदर स्टेट TTs की, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के बस स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में बात होने वाली है हिंदी के रिमेनिंग जो आपके 15 क्वेश्चन रह गए थे उनके। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद ये जरूरी है कि बच्चे जो है वो प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, या फिर उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, या फिर विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, या फिर उन्हें जो है वो अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो देखिए, ये बात करें यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पे, तो कहानी कविता पढ़ने के बाद ये जरूरी होता है कि भाई बच्चे जो है उसे अपने अनुभव को संसार से जोड़ सके, यानी कि रियलिटी के बेस पे जो है उसे जोड़ सके। और यदि वो अगर ऐसा कर पाते हैं तो ये माना जाएगा कि भाई जो ये अधिगम है वो हुआ है, लर्निंग जो है वो हुई है। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्हें जो है वो अपने अनुभव संसार के साथ वो जोड़ सकें। रियलिस्टिक बेस्ड जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई प्लेटो का यह कथन कि भाई बच्चा जो है वो बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो बच्चा जो है अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। बच्चा जो है वो बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, या फिर बच्चा जो है उसकी भाषा जो है वो अपरिपक्व होती है, इनमेच्योर होती है, या फिर बच्चे की जो भाषा है उसके प्रति बड़ों का जो दृष्टिकोण होता है वो संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। नैरो माइंडेड जो है वो हम सोचते हैं जब बच्चे कुछ अगर बोलते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, प्लेटो के हिसाब से। तो देखिए, ये प्लेटो के हिसाब से देखिए तो भाई बच्चे जो है वो अपनी भाषा में ही बोलते हैं जिसे बड़े जो है वो सही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चा जो है बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होता है, ठीक। इसीलिए अब जो है ना, बच्चा बोलता तो बड़ा सही है भाई, लेकिन मतलब बोलते हैं ना भैया, दादी अम्मा जैसे बात करती है, तो भाई दादी अम्मा जैसे नहीं बात करती है। रियलिटी देखी जाए तो वो सही ही बात कर रही है, लेकिन हम उसे जो है वो इस तरीके से बोलते हैं और सही से हम जो है वो उसे समझने की कोशिश भी नहीं कर पाते। ये जो है वो प्लेटो के हिसाब से भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, या फिर भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो भाषा की कक्षा में कहानियाँ विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, क्योंकि कहानियाँ हमें वास्तविक जीवन के विकास के साथ साथ भाषाई संरचना का भी विकास करती हैं। यानी कि आपको यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं इसीलिए जो है वो होते रहती हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो है वो ना अमूर्त चिंतन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है इसकी शक्ति का भी विकास जो है जनरेट होता है अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन जो है वो एप्रोप्रिएट है, सही है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में मौजूद रहता है, या फिर बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, या फिर प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पे बल देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के हिसाब से, तो भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो ये हम जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट की जहाँ पे हम बात करते हैं तो सारी जो है सारे सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक। तो भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी ये जो है वो मौजूद रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, या फिर सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, या फिर पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध ही नहीं है, या फिर सभी कौशल जो है वो एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर आप सब जान ही चुके होंगे कि भाई जो सभी हैं, सारे कौशल जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो है वह कोरिलेट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो राष्ट्रीय जो आपकी पाठ्यचर्या है वो भी कहती है भाई भाषा कौशल के संदर्भ में जो भी सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, और यही सही भी है। तो भाषा के दो स्वरूप होते हैं, एक तो मौखिक होता है, एक लिखित होता है। अब मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा जो बोलने और सुनने के कौशल से होती है, और लिखित भाषा क्या होती है, पढ़ने और लिखने के कौशल से संबंधित होती है। इससे क्या पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना ये सब क्या आ जाता है, सब जो है वो अंतर संबंधित आ जाता है ना। तो सभी कौशल जो है दूसरे के साथ जो है अंतर संबंधित होते हैं। आपका ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पे एकदम सही है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो भाई बच्चों के सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करा देना, या फिर विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, या फिर विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से जो है वो उनका परिचय कराना, या फिर पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। देखिए ये बात करते हैं यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा के पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, इसका समावेश का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई विभिन्न प्रकार की जो भी साहित्यिक विधाएं हैं और उसकी जो भाषाई संरचनाएं हैं, इससे जो है वो परिचित होने का जो है बच्चों को अवसर दिया जाए, है ना। तो विभिन्न प्रकार की जो भी साहित्यिक विधाएं हैं, लिटरेचर्स हैं, उसकी जो क्रिएशंस है, संरचनाएं हैं, उनसे जो है वो अवगत होने का, परिचित होने का जो है उन्हें जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और वो पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। तो रश्मि का ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, या फिर मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। बहुत हद तक ये सही है। अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी हुई बातों का निर्वाह करना। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, रश्मि जो है वो कक्षा में अगर बाहर बच्चे को मैदान में ले जाना चाहती है और पर्यावरण पर आधारित अगर कविता पाठ कराती है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्राकृतिक वातावरण के साथ जो है संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का जो है बच्चों को अवसर देना। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है ये जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, या फिर आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। देखिए यहाँ पे भाषा में अगर आकलन करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सोपान आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जो है बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना होगा। ठीक, तो सबसे बेस्ट तो आपका यही है कि आकलन से जो भी प्राप्त आंकड़े हैं उसके आधार पे बच्चों के पेरेंट्स से जो है भाई विचार विमर्श किया जाए, ना कि उनको भाई बोल दिया जाए कि भैया देखो इतना कम लेके आया, अगली बार कम लेके आएगा तो बताएंगे आपको। ऐसा नहीं बात करना है, ठीक है। तो उनसे जो है विचार विमर्श करना है थोड़ा, इसीलिए होती है PTA मीटिंग्स, पेरेंट टीचर मीटिंग्स। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्या उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, या फिर व्यवहारिक ही नहीं है। देखिए यहाँ पे बात करें विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का अगर शिक्षण है तो ये बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भावना का जो है वो प्रसार करता है। यानी कि बहुभाषिकता की हम यहाँ पे बात करें और राष्ट्रीय सद्भावना का जो है ये प्रसार करते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, या फिर भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भाषा अर्जन की जो स्वाभाविक स्थिति है इसी का जो है ये प्रत्यक्ष विधि में निर्माण होता है। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? बच्चे को आप खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। अब खट्टे मीठे ये मतलब अंगूर और ये खा के मतलब बताने का नहीं है, ठीक है। उनके जो है गुड और बैड एक्सपीरियंसेस की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक, श्रुत लेख, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इकाई परीक्षा लेना। तो भाई भाषा की अगर रचनात्मक आकलन का सबसे बेस्ट आपको अगर मैं उदाहरण दूँ तो यही होगा कि बच्चे को बोलना भाई अपने खट्टे मीठे अनुभव, यानी कि इमली खा के खट्टे मीठे अनुभव लिखना नहीं होगा। यहाँ पे उसके जो गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको लिखने के लिए कहना। तो ये सबसे बेस्ट होगा उनकी रचनात्मक, उनकी जो है क्रिएटिविटी को जानने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के भेदों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है तो आप बारिश संबंधी अपना अनुभव जो है वो लिखिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिंदी भाषा के हिसाब से प्रश्न पत्र में अगर लेखक ने पहाड़ों पे होने वाली बारिश का अगर वर्णन एक अलग तरीके से किया है तो आप एक काम करो ना भाई, बारिश से संबंधी अपने जो एक्सपीरियंस है वो लिख दो। सबसे बेस्ट तो यही है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना ये सबसे सही होगा। तो सर्वाधिक उचित प्रश्न यही होगा। और ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों का जो प्राकृतिक
उनका जो लगाव है, जो प्रकृति के प्रति लगाव होगा, वो अपने वातावरण के संबंध में जानकारी भी हासिल करेंगे कि साथ ही साथ उनके जो मौलिक अनुभव है उसकी भी अभिव्यक्ति का उनको जो है वो अवसर मिल जाएगा। इससे जो उनकी भाषाई विकास की जो प्रमुख कसौटी है वो भी निखर के आएगी। यानी उनको जो है ले दे के अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो है वो जोड़ना है। ठीक। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे जो है भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज के कारण, भाषा अर्जन क्षमता के कारण, भाषा आकलन क्षमता के कारण, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही सीखते हैं। तो भाई चॉम्स्की के अनुसार देखा जाए तो भाषा जो है वो अर्जन क्षमता के कारण ही बच्चे जो है वो भाषा को सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है? मानक भाषा पे बल देना, समग्रतावादी दृष्टिकोण, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, या फिर वर्तनी संबंधी गृह कार्य। देखिए भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा अनिवार्य, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा विशेषतर यही है कि समग्रवादी जो है वो दृष्टिकोण होना चाहिए, समता का जो है वो दृष्टिकोण होना चाहिए, सबको जो है वो समान रूप से जो है वो समग्र विकास ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षण में जो है वो बालक का जब समग्र या संपूर्ण विकास होगा, यही जो है ये दृष्टिकोण लेके हमें चलना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी भाषा का आकलन करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? उन्हें जो है प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए भाई। उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए, या उनके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। देखिए मेनली देखा जाए तो यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा का आकलन करते समय उनकी जो क्षमता है और उनकी जो सीमाएँ हैं ये ध्यान में रखना है। ये नहीं कि हमने बोला था यही लिखना है तो बस उसके उन्होंने थोड़ा सा इधर 19-20 तो नहीं लिख दिया है ना तो फिर मार्क्स कट कर लिया, ऐसा नहीं है। उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो बाउंड्रीज़ है उसको जो है वो ध्यान में रखना है और उसके बाद जो है उसका आकलन करना है, ताकि उसमें जो है वो कुंठा की भावना, जो गिल्टीनेस एक फील करते हैं बच्चे इस टाइप के, वो उससे जो है व्याप्त नहीं होंगे। और उनको जो है वो प्रोत्साहित करने के लिए भी ये सीखने के लिए वो उनको ये जो है वो प्रेरित भी करेगा। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है, उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के भाषा का आकलन किया जाए। ठीक। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।